चलिए आइए अब हम देखते हैं हमारा अगला टॉपिक जो है हमारा गैस लॉ है। अब जितने भी हमारे गैस लॉ हैं वो हमारे आइडियल गैस के लिए ही फॉलो होते हैं, या जो गैस लॉ जो भी है हमारे वो आइडियल गैस के लिए ही बस होंगे, हमारी कोई रियल गैस के लिए नहीं फॉलो होगा। चलिए पहला लॉ पे हम आते हैं। हमारा जो है पहला लॉ है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ का मैंने डेफिनेशन पहले ही लिख दिया है। अगर कोई किसी सिस्टम में अगर फिक्स मास का गैस लिया जाए और उसके हम टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दें, कोई फिक्स मास का गैस लें और उसके टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दें, तो जो उसका वॉल्यूम होगा वो हमेशा क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, प्रेशर के। मतलब क्या मैंने बताया, मास भी कांस्टेंट कर दिया हमने और उसका टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया। अब देखिए याद रखने के लिए हम कैसे समझेंगे कि कौन सा क्या चीज़ कांस्टेंट है। मास तो सब में कांस्टेंट होगा, लेकिन अब ये टेम्परेचर कांस्टेंट कैसे याद रखें। बॉयल होता है तो बॉयल के टेम्परेचर से रिलेटेड है, बॉइलिंग का, तो इस वजह से हम याद रख लेंगे हमारा टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट होगा। चलिए आइए देखते हैं कि अगर हमने क्या किया, टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया तो क्या होता है, इसमें वॉल्यूम जो होगा हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा प्रेशर के। या इसको हम अगर इसको ऐसे लिख सकते हैं चाहे तो C/P। हमने इन्वर्स प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए कांस्टेंट लगा दिया C, तो अगर इसको ऐसे लिखें तो PV = C हो जाएगा। या इसको अगर और सॉल्व करना चाहें तो मान लेते हैं कि V1 = C या V2 = C। दो अलग अलग कंडीशन में अगर देखें तो P1 V1 = C और P2 V2 = C। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, P1 V1 = P2 V2। तो यहाँ से यही हमारा क्या है, बॉयल्स लॉ है। अब अगले आते हैं हम चार्ल्स लॉ पे। उम्मीद कर रहा हूँ ये समझ में आया होगा। अगला हम आते हैं चार्ल्स लॉ पे। चलिए देखते हैं इसमें भी क्या हमने किया, मास को तो हमने कांस्टेंट रखा या फिक्स रखा। अब इसमें क्या हम चार्ल्स ने क्या बताया था। अब देखिए चार्ल्स जो थे बड़े चालू आदमी थे। प्रेशर को कांस्टेंट रखना किसी भी सिस्टम में बहुत ही आसान होता है, वो अपने मर्जी से हम प्रेशर को कांस्टेंट रख सकते हैं। तो ये बहुत चालू आदमी थे, तो यहाँ से याद रखिएगा चालू आदमी थे, आराम से मतलब आसानी वाला काम कर लिया, प्रेशर को कांस्टेंट रखा। तो क्या किया इन्होंने, अब किसी सिस्टम में प्रेशर को कांस्टेंट रखा, तो इन्होंने क्या बताया, अगर किसी सिस्टम में प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे तो जो उस सिस्टम का वॉल्यूम जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, टेम्परेचर के। मतलब वॉल्यूम जो होगा हमारे प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के। अगर इसमें हम एक कांस्टेंट यूज़ करें जैसे पिछले लॉ में किया था, मान लेते हैं V = CT। तो यहाँ से अगर देखें तो मान लेते हैं अगर किसी कंडीशन V1 के लिए अगर देखें तो यहाँ CT1 होगा, और अगर V2 के लिए देखें तो CT2 होगा। अगर इसको फर्दर सॉल्व करें, मान लेते हैं ये इक्वेशन 1 ये 2, अगर दोनों को डिवाइड कर दिया, 2 को इक्वेशन 2 इज डिवाइडेड बाई 1 कर दें तो V2/V1 = होगा T2/T1। तो यहाँ से हमारा ये हमारा चार्ल्स लॉ मिल गया। चलिए अब आगे चलते हैं, हम अब अगला अपना देखते हैं कि हमारा गे-लुसेक लॉ क्या होगा। चलिए देखिए हमारा अगला लॉ है गे-लुसेक लॉ, और ये हमारा तीसरा लॉ है इस आइडियल गैस का। देखिए अगर किसी इसमें भी क्या करें, हम मास को कांस्टेंट रखा, किसी भी गैस का मास को कांस्टेंट रखा और वॉल्यूम को इस बार कांस्टेंट, प्रेशर हो गया और टेम्परेचर हो गया, तो अब बचा क्या हमारा, वॉल्यूम। तो इस बार क्या किया, मास को कांस्टेंट और वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा। तो यहाँ मेनली है हमारा वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा, तो क्या होगा, हमारा जो प्रेशर जो होगा हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, टेम्परेचर के। गे-लुसेक ने क्या बताया था, अगर किसी भी सिस्टम में किसी गैस को, गे-लुसेक ने बताया था अगर किसी भी सिस्टम में किसी गैस के मास को हम कांस्टेंट रखते हैं और उसके वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हैं, तो जो प्रेशर होगा हमारा हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, टेम्परेचर के। तो अगर इसको हम इसमें भी हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएं तो C एक कांस्टेंट ले लेते हैं, तो हमारा ये मिल गया टर्म। तो अगर इसको हम आगे फर्दर देखें तो इसको ऐसे मान सकते हैं, किसी एक कंडीशन में P1 है तो उस टाइम हमारा टेम्परेचर T1 है, तो ये हमको एक इक्वेशन मिला, मान लेते हैं इक्वेशन 1 हो गया। और अगर मानते हैं
कंडीशन 2 पे P2 है और ये T2 है। अगर इन दोनों को हम आपस में डिवाइड कर दें तो क्या आएगा, P2 अपॉन P1 इज इक्वल टू T2 अपॉन T1। तो ये हमारा गेल-लुसेक लॉ यहाँ से मिल गया। तो चलिए अब ये हमारा तीनों लॉ जो पढ़ा है, इसी लॉ का यूज़ करके हम आइडियल गैस इक्वेशन फाइंड करते हैं। इसी का एक कंबाइंड रूप है, इन्हीं तीनों लॉ का कंबाइंड रूप है हमारा जो है क्या है, आइडियल गैस इक्वेशन। तो चलिए इतना उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आया होगा। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आ रहा है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अगला टॉपिक है हमारा आइडियल गैस इक्वेशन। अब इसे देखते हैं क्या होता है। जो हमने तीनों लॉ आपको बताया, उन्हीं तीनों लॉ को अगर एक साथ एक सिंगल इक्वेशन में लिखा जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे, आइडियल गैस इक्वेशन बोलेंगे। जैसे देखिए मैं लिखना शुरू करता हूँ, जैसे देखिए मैं लिखना शुरू करता हूँ इसको। आइए देखते हैं। मान लेते हैं हमारा पहला हमारा क्या था, बॉयल्स लॉ। इसमें क्या होता था, हमारा टेम्परेचर जो है कांस्टेंट होता था। जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता था, जो वॉल्यूम होता था इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता था किसके, वॉल्यूम जो होता था इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता था प्रेशर के। तो यहाँ से अगर इसको हम देखें तो वॉल्यूम P इंटू वी प्रोपोर्शनल टू 1 होगा, अगर हम इसको एक इक्वेशन 1 मान लें। चलिए अब अगला हमारा लॉ क्या था, चार्ल्स लॉ। तो चार्ल्स लॉ में क्या बताया गया था, चार्ल्स जो थे बहुत चालू चीज़ थे, तो उन्होंने प्रेशर को कांस्टेंट बताया था। तो प्रेशर कांस्टेंट यहाँ पे कर दिया तो हमारा क्या बताया, जो वॉल्यूम होगा हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के। तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व किए थे तो क्या मिला था, अब देखिए वॉल्यूम जो है हमारा टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल हो गया। तो यहाँ से हम इक्वेशन 2 इसको मान लेते हैं। तो अगला हमारा लॉ था गे-लुसेक लॉ। अब बचा क्या हमारा, टेम्परेचर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट। अब हमारा बचता है हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट। तो वॉल्यूम कांस्टेंट अगर कर दिया जाए तो इस बार क्या इन्होंने बताया था, जो हमारा प्रेशर होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, टेम्परेचर के। तो अरे इसको हम मान लें कि हमारी तीसरी इक्वेशन है। और एक और हमने बताया था आपको कि जो हमारा कोई भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो नंबर ऑफ़ मोल्स पे डिपेंड करती हैं। तो हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ गैस, क्या बोला बताया था मैंने, वॉल्यूम ऑफ गैस इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो अब यहाँ से देखें तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, वॉल्यूम जो होगा किसके, यहाँ मैं लिख देता हूँ, वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शनल हो गया, नंबर ऑफ मोल्स के। ये हमारा चौथा इक्वेशन है। अब इन चारों को ही अगर कंबाइंड कर दिया जाए एक साथ तो क्या मिलेगा हमारा, पी वी देखिए इसमें भी P और इसमें भी प्रोपोर्शनल टू Tn। यहाँ हमारा नंबर ऑफ मोल्स है n। तो ये हमें मिला PV इज प्रोपोर्शनल टू T। तो यहाँ से अगर हम देखें तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए हम यूज़ करेंगे क्या, कोई हम कांस्टेंट यूज़ करते हैं। तो यहाँ हमने क्या यूज़ किया, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए हमने यूज़ किया एक यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कि आर पे बार, ये हमारा क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो यहाँ से हमको मिल गया क्या, PV इज इक्वल टू nRT। तो ये हमारा क्या है, आइडियल गैस इक्वेशन है। चलिए यहाँ से हमको मिल तो गया आइडियल गैस इक्वेशन। उसके आगे हम देखते हैं कि हम आगे इस R का क्या डायमेंशन होगा, क्या यूज़ है, और हमारा स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट क्या होगा। चलिए अब इसमें मैं शो कर देता हूँ कि यहाँ P क्या है। तो यहाँ P हमारा है एब्सोल्यूट प्रेशर, यहाँ V क्या है, वॉल्यूम, किसमें, मीटर क्यूब में। अब देखा जाए तो ये N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, T क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और यहाँ R मैंने बताया यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। चलिए अब मैं इसके आगे की बात
इसको मिटा देता हूँ, आप नोट कर लीजिए। मैं इसको मिटा के आगे बढ़ता हूँ, आगे की बातें बताता हूँ। चलिए अब हम आपको सिखाते हैं कि आर का डायमेंशन कैसे निकलेगा या यूनिट कैसे निकलेगा। सबसे पहले हम यूनिट निकालते हैं, यूनिट ऑफ आर बार। आर बार क्या है हमारा? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अभी हमें इक्वेशन मिला था पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, ये इक्वेशन मिला था पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। तो यहाँ से आर बार इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? पी वी अपॉन एन टी। चलिए तो ये हमें मिल गया आर इज इक्वल टू पी वी अपॉन एन टी। चलिए देखते हैं अब इससे हम इसका यूनिट निकालते हैं। तो यहाँ हम प्रेशर की यूनिट क्या होगी? ये हमारा क्या है? प्रेशर है। तो प्रेशर की यूनिट सबसे पहले लिखते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम की मीटर क्यूब। अब देखिए एन है हमारा, तो एन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स है, तो एन का क्या होगा? मोल। और टी हमारा क्या है? केल्विन में लेंगे हम टेम्परेचर, केल्विन में, क्योंकि एसआई यूनिट क्या होती है टेम्परेचर की? केल्विन होती है। तो यहाँ से देखें तो ये कैंसिल हो गया, सिर्फ क्या बचा? मीटर। तो क्या बचा? न्यूटन मीटर पर मोल केल्विन। तो ये हो गया हमारा इसकी यूनिट। या इसको और भी लिख सकते हैं कि आर की यूनिट और क्या हो जाएगी? ये हमारा न्यूटन मीटर को हम जूल भी बोल सकते हैं। तो न्यूटन मीटर को क्या लिखा हमने? जूल पर मोल केल्विन। तो यहाँ से हमको आर की यूनिट मिल गई। चलिए अब आर की यूनिट मिल गई, अब हम जाते हैं कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का डायमेंशन निकाल लेते हैं। डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। चलिए यहाँ से हम आर की डायमेंशन निकालें तो क्या होगा? आर बार इज इक्वल टू, मैंने अभी बताया आपको, तो आर बार इज इक्वल टू क्या मैंने बताया कि यहाँ से अगर हम देखते हैं तो ये न्यूटन और ये हमारा हुआ था मीटर और मोल और ये था केल्विन। तो यहाँ से अगर डायमेंशन की बात की जाए तो न्यूटन का क्या होगा? डायरेक्ट लिख देते हैं। न्यूटन जो होता है फोर्स की यूनिट है, तो एम एल टी इनवर्स 2। और यहाँ हमारा मीटर के लिए एल। तो यहाँ से अगर देखें तो मोल के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? मोल ही यूज़ करेंगे। और केल्विन के लिए हमारा केल्विन ही यूज़ होगा। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं, आगे का हम सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए, तो यहाँ से अगर हम बात की जाए डायमेंशन की तो क्या आएगा हमारा? आर का डायमेंशन, आर का डायमेंशन हमें मिलेगा एम एल, तो हमारा 0 हो गया, सॉरी एम एल और एल, एम एल टू इनवर्स 2 और मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। तो ये हमारा इसका पूरा डायमेंशन हो गया। या इसको मोल को हम म्यू से भी शो कर देते हैं, मोल के डायमेंशन को म्यू से शो करते हैं, तो इसको म्यू इनवर्स और केल्विन इनवर्स, ये हमारा हो गया आर का डायमेंशन मिल गया। चलिए अब आर का डायमेंशन मिल गया, अगला हम चलते हैं स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट क्या होता है वो जान लेते हैं। या सबसे पहले हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं कि आर की वैल्यू क्या होगी हमारी। अब निकालेंगे हम वैल्यू ऑफ आर, वैल्यू ऑफ आर बार। आर बार क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। चलिए तो हमको क्या मिला था फॉर्मूला? आर बार इज इक्वल टू पी वी अपॉन एन टी। तो ये हमको फॉर्मूला मिला था, यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे। अब हम किस पे निकालेंगे वैल्यू? एट एस टी पी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड प्रेशर हमारा क्या होगा? 1 ATM। क्या होगा? 1 ATM। अगर इसको हम SI यूनिट में लिखें तो क्या होगा हमारा? 1 ATM में कितना पास्कल होता है? कितना? 1.01325 इंटू 10⁵ न्यूटन
पर मीटर स्क्वायर। क्या बताया आपको कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो स्टैंडर्ड प्रेशर क्या होता है 1 atm होता है हमारा। तो 1 atm किसके बराबर होता है 1.012132 इंटू 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर, या इसी को क्या बोलते हैं पास्कल। और स्टैंडर्ड अगर टेम्परेचर देखा जाए तो 0 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर की बात की जाए तो यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस, या इसको बोलेंगे 273 केल्विन, 273 केल्विन। अगर वॉल्यूम की बात की जाए यहाँ पे तो 1 मोल ऑफ गैस में कितना वॉल्यूम होगा 1 मोल ऑफ गैस, या 1 मोल गैस लेंगे स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, तो इसका वॉल्यूम की बात की जाए तो कितना होगा 22.4 लीटर। अगर हम इसको मीटर क्यूब में चेंज करें, 22.4 लीटर को मीटर क्यूब में चेंज किया जाए तो क्या होगा 22.5 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। तो यहाँ से हमको सारे पैरामीटर्स मिल गए, बस अब वैल्यू पुट करनी है इस इक्वेशन में, हमको मिल जाएगा कि आर बार की वैल्यू कितनी है। चलिए आइए देखते हैं। इसमें क्या किया हमने, प्रेशर की वैल्यू रखी 1.01325 इंटू 10⁵। वॉल्यूम यहाँ मैंने रखा 22.4 इंटू 10⁻³ यहाँ हमारा 1 मोल, यहाँ क्या रखा मैंने 1 मोल, और टेम्परेचर 273 केल्विन। तो यहाँ अगर इसको हम सॉल्व करें आगे फर्दर तो क्या मिलेगा हमें 8.314, क्या मिलेगा 8.314 जूल पर मोल केल्विन, 8.314 जूल पर मोल केल्विन। अब ये हमारी यहाँ से आर की वैल्यू मिल गई। इसको सॉल्व करके आप देख लेंगे, इसकी वैल्यू इतनी आएगी 8.314 जूल मोल केल्विन। चलिए तो यहाँ से हमको आर की वैल्यू मिल गई है। तो अब हम आगे क्या करते हैं, इसकी थोड़ा सा और थोड़ा सा कन्वर्जन कर लेते हैं। चलिए मान लीजिए और करके लिख दे रहे हैं हम। अब इसको हम किलो जूल में अगर रखना चाहें, इस वैल्यू को हम किलो जूल में रखना चाहें तो क्या होगा, देखिए क्या करेंगे 8.314 इसको किलो जूल पर किलो मोल केल्विन, तो इस तरह से हम इसको किलो जूल और किलो मोल में कन्वर्ट कर लिया। और या तो इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, कभी कभी वैल्यू अलग अलग हमारे यूनिट्स में दी जाती हैं, तो इस तरह से रखा। अगर बोला जाए तो 8314 जूल पर किलो मोल केल्विन, तो कुछ इस तरह से भी वैल्यू दी जाती है कभी कभी। तो तीनों ही वैल्यू इसी आर के ही हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वैल्यू समझ में आई होगी। अगर एसआई वैल्यू की बात की जाए तो इसको मान्यता दी गई है। तो आते हैं हम अगला, हम अपना स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट के बारे में जानते हैं। चलिए ये हमारी वैल्यू थी, आप लोग इसको याद जरूर रखेंगे और इसे आप नोट कर लीजिए। चलिए आइए देखते हैं अब हमें क्या मिला था, PV = NR/T, ये हमें आइडियल गैस इक्वेशन मिला था। अब देखिए इस इक्वेशन में थोड़ा सा हम फेरबदल करें, अगर इसका हम n का वैल्यू रख दें तो n हमने बताया था आपको कि स्मॉल m अपॉन कैपिटल M, मतलब मास इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ये होता है हमारा नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू। तो यहाँ हमने n के जगह पे PV = स्मॉल m अपॉन कैपिटल M RT रखा। इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें, PV = M R/T अपॉन M × T, तो अगर यहाँ से देखें तो ये जो हमारा किसी भी चीज़ को, अगर हम किसी भी वैल्यू को हम मास से डिवाइड कर देते हैं तो वो स्पेसिफिक बन जाती है। तो यहाँ से अगर देखें तो PV = M RT, ये हमारा एक इक्वेशन मिल गया। अब ये R का, यहाँ पे R का क्या मतलब है, तो R = R/M, तो ये हमारा R का वैल्यू हो गया। तो अब ये R क्या है, यहाँ पे ये R है हमारा स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट। ये R क्या है हमारा स्पेसिफिक गैस
कांस्टेंट। अब ये तो जो वैल्यू उसमें आइडियल गैस इक्वेशन में था सेम वैल्यू रहेगी। एब्सोल्यूट प्रेशर, ये हमारा वॉल्यूम, यहाँ से m जो है क्या है, मास ऑफ गैस इन ग्राम। अब और ये क्या है हमारा T जो है क्या है, टेम्परेचर। चलिए ये तो हम पढ़ लिए कि स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट क्या होता है। चलिए आइए अब हमें मिल गया क्या, स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट मिल गया है। अब हम इसकी जो डायमेंशन है, यूनिट है और वैल्यू है ये निकालते हैं। चलिए इतना हमें पता चल गया। चलिए हमें पता चल गया है PV इज इक्वल टू MRT। मान लीजिए इसको हम इक्वेशन B मान लिया। PV इज इक्वल टू NR/T, वो जो मान लेते हैं पहला इक्वेशन था, A इक्वेशन था, इसको हमने मान लिया हमारा B इक्वेशन है। तो यहाँ से अगर हम R की वैल्यू देखें तो PV/MT ये हमारी वैल्यू मिली। यहाँ अगर हम सॉल्व किया जाए तो यूनिट अगर निकाला जाए, यूनिट की बात करें तो प्रेशर के क्या हो गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और यहाँ वॉल्यूम मीटर क्यूब अपॉन ये हमारा क्या है, मास है। तो मास का क्या होगा, केजी, एसआई यूनिट हम केजी ले लिए, और टेम्परेचर का केल्विन। तो यहाँ से अगर देखें तो आर क्या हो गया, ये कैंसिल, बचा क्या, न्यूटन मीटर पर केजी केल्विन। तो अगर इसको हम जूल लिख दें, इतने पोर्शन को हम जूल लिख दें, ये न्यूटन मीटर क्या होता है, जूल के बराबर होता है, तो जूल पर केजी केल्विन। तो ये हमारा आर की यूनिट मिल गई। अगर हम इसको थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन कर दें, थोड़ी सी और मॉडिफिकेशन करके कुछ और ग्राम में अगर चाहें तो ग्राम में भी ले सकते हैं, नहीं तो ये हमारी यूनिट इसकी एसआई यूनिट हो गई है। चलिए देखिए अब यहाँ हमारा यूनिट मिल गया है। अब आगे बढ़ते हैं, हमें 2 इक्वेशन मिल गई और तीसरा इक्वेशन ढूंढते हैं। चलिए अभी हमें क्या पता चला, PV इज इक्वल टू NRT, ये हमारा इक्वेशन ए था। दूसरा इक्वेशन मिला PV इज इक्वल टू PV इज इक्वल टू MRT, तो ये हमारा B इक्वेशन मिला। अब देखिए इस इक्वेशन का यूज़ करके हमें और एक और इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। चलिए आते हैं, देखते हैं। अगर हम PV, अगर M को यहाँ लेके चले आएँ तो ये क्या हो जाएगा, RT। अगर देखें तो ये क्या हो जाएगा, हमारा स्पेसिफिक वॉल्यूम हो जाएगा। मास से डिवाइड किया वॉल्यूम को तो क्या हो गया, स्पेसिफिक वॉल्यूम हो गया। तो यहाँ से अगर हम देखें तो मान लेते हैं ये स्मॉल v, तो PV इज इक्वल टू RT। एक और इक्वेशन मिल गया हमें, ये हम मान लेते हैं C इक्वेशन है। चलिए हमको आइडियल गैस के लिए 3 इक्वेशन मिल चुके हैं, एक ये और एक ये। अब एक और इक्वेशन हम इसका बना सकते हैं, जैसे अब यहाँ ये हमारा V क्या है, स्पेसिफिक वॉल्यूम है। चलिए अब देखिए यहाँ पे हमको क्या मिल गया, PV इज इक्वल टू RT। अब ये V क्या है, स्मॉल v है, स्पेसिफिक वॉल्यूम है ये हमारा। तो आगे बढ़ते हैं, अब हम एक और इक्वेशन इससे फाइंड करने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं जो हमारा ये V इक्वेशन था, B फ्रॉम इक्वेशन B, तो क्या था हमारा B में, PV इज इक्वल टू MRT। तो यहाँ से अगर इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करें तो PV इज इक्वल टू M/V/RT। तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो P इज इक्वल टू ρRT। मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी। तो इसी को किससे शो करते हैं, रो से शो कर दिया। तो PV इज इक्वल टू RT, तो ये हमारा क्या है, डेंसिटी। तो यहाँ से एक और इक्वेशन मिल गया, मान लेते हैं इसको D। अब देखिए हमें 4 इक्वेशन मिल गए हैं इसके आइडियल गैस इक्वेशन के। चलिए हमको ये 4 इक्वेशन मिल गए, चारों इक्वेशन को मैं एक जगह लिखता हूँ और इसके बारे में कुछ बताता हूँ किस तरह से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला इक्वेशन मुझे मिला था PV इज इक्वल टू NR/T,
दूसरा इक्वेशन मिला था PV इज इक्वल टू MRT। तीसरा इक्वेशन मिला था हमें PV इज इक्वल टू RT। चौथा मिला था क्या, P इज इक्वल टू रो RT। अब देखिए ये चारों ही इक्वेशन जो क्या हैं हमारे आइडियल गैस इक्वेशन है। तो अगर इन चारों में देखा जाए, पूछा जाए कि आइडियल गैस इक्वेशन कौन सा है, तो ये चारों इक्वेशन क्या है, आइडियल गैस इक्वेशन। मैं लिख दे रहा हूँ ऑल इक्वेशंस आर आइडियल गैस इक्वेशन। अब देखिए सभी इक्वेशन क्या है, आइडियल गैस इक्वेशन है। अगर एग्जाम में आता है कि बताइए ये चारों ऑप्शन में हो कौन सा इसमें आइडियल गैस इक्वेशन है, तो उसमें हम इसे कंसीडर करेंगे। इफ़ लिख दे रहा हूँ मैं, इसे नोट कर लीजिए आप भी साथ साथ। इफ़ वी हैव टू कंसीडर आइडियल gas equation from these four, then we choose PV is equal to NRT। अगर एग्जाम में देता है चारों ऑप्शन तो उस टाइम हम क्या करेंगे, PV इज इक्वल टू NRT को यूज़ करेंगे। अच्छा एक और चीज़ बता देता हूँ, PV इज इक्वल टू MRT, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जनरल गैस इक्वेशन भी बोलते हैं, जनरल गैस इक्वेशन। तो आप लोग साथ साथ नोट्स बनाते चलिए और लिखते जाइए कि क्या क्या होता है। अब देखिए यहाँ R हमारा क्या है, स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट, और R बार क्या है, यूनिवर्सल गैस अब देखिए R और R बार हमको पता चल गया कि क्या है। अब यहाँ से अगर हम देखें तो R इज इक्वल टू होता है R बार अपॉन M। अगर देखेंगे तो ये हमारा R जो है ये तो हमारा कांस्टेंट होता है, R जो है किसके, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मॉलिक्यूलर वेट के। अगर मॉलिक्यूलर वेट यहाँ अगर बढ़ता है तो R क्या होगा, घट जाएगा, या मॉलिक्यूलर वेट घटता है तो R हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। तो इस इक्वेशन से हमें ये पता चलता है। तो इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं इसको उन क्वेश्चंस को कुछ बता देता हूँ किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए आइए देखते हैं, क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए क्या लिखा है, कुछ गैसेस दिए हुए हैं हमें और पूछा है कि इसमें जो हमारा स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट होगा या R की वैल्यू जो होगी किसमें मैक्सिमम होगी। एक दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा है, इन्हीं गैसेस में कौन सी मिनिमम होगी, या और तीसरा किस तरह से क्वेश्चन बन सकता है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनको लिखना है। चलिए आते हैं देखते हैं। अब हमने आपको बताया था कि R अगर हम मॉलिक्यूलर वेट की वैल्यू बढ़ेगी तो हमारा R कम होगा, मतलब मॉलिक्यूलर वेट जिसका ज़्यादा होगा उसका R कम, और मॉलिक्यूलर वेट जिसका कम उसका R हमारा ज़्यादा होगा। तो ये हमें कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। अब देखेंगे सबसे कम मॉलिक्यूलर वेट किसका होगा, इसमें हाइड्रोजन का, उससे कम किसी का हो नहीं सकता। एयर का 29 होता है, याद रखेंगे आप, एयर का 29 होता है। तो सबसे कम किसका होगा, हाइड्रोजन का होगा। चलिए देखते हैं यहाँ हाइड्रोजन का कितना। अगर H2 के लिए देखें तो H2 के लिए जो हमारी R की वैल्यू होगी, H2 के लिए R की वैल्यू होगी क्या होगी, 8.314/2। तो सबसे कम किसके लिए होगी, 8314/2। तो यहाँ से देखेंगे तो R की वैल्यू सबसे कम इसके लिए होगी, H2 के लिए। तो कितना आएगा, 4157। यहाँ तो R की वैल्यू आ गई 4157 जूल पर kg केल्विन। तो ये हमारी R की वैल्यू मिली। सबसे कम किसके, सबसे ज़्यादा किसके लिए,
H2 के लिए होगी, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम है। अगर मिनिमम पूछा जाए, मिनिमम जो गैस कांस्टेंट इसमें किसका होगा, तो मतलब जिसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज़्यादा होगा। अब देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे, इसके लिए अगर हम देखें, चलिए अगर हम इसके लिए देखते हैं तो मॉलिक्यूलर वेट इसका 32, इसका 2, इसका 28, इसका मैंने बता दिया 29, इसका 44, इसका देखिए N का 14 और 3 17, यहाँ से N का 14 और H3 कितना हो गया 17। तो इसमें सबसे ज़्यादा किसका है, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो मतलब मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा तो R हमारा सबसे मिनिमम। तो मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज़्यादा किसका है, CO2 का। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे आप आंसर दे सकते हैं। अगर हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना हो स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट की वैल्यू, तो देखिए सबसे कम किसका है, CO2 का। CO2 का सबसे कम, उससे ज़्यादा किसका होगा, N2 का, देखिए नहीं O2 का, और उससे ज़्यादा N2 का, सॉरी एयर का, एयर, फिर N2, फिर हमारा NH3, NH3, फिर हमारा H2 का। अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना हो स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट की वैल्यू, तो इस तरह से हम लिखेंगे। चलिए हम आपको एक चार्ट बना के समझा देते हैं कई सारे गैसेस का, जिनमें से पूछा जाता है एग्जाम्स में। आइए देखिए कि हमारा चार्ट है, कुछ गैसेस के नाम दिए होंगे और इनका हमको R बार और R फाइंड करना होगा। तो जैसे देखिए H2 के लिए अगर हम देखें, अगर H2 के लिए देखें तो मॉलिक्यूलर वेट इसका 2 होगा, लेकिन R बार सबके लिए क्या होगी, कांस्टेंट होगी। R बार सबके लिए क्या होगा, कांस्टेंट होगा। लिखते नहीं हैं, आप समझ लीजिएगा, सबके लिए हमारा R बार जो होगा कांस्टेंट होगा। अब देखिए यहाँ अगर देखें तो 2 से डिवाइड करें तो कितना आया, 4 1 5 7। तो ये हमें मिल गया, इसकी वैल्यू R की वैल्यू कितनी मिल गई, 4157। तो किस में आएगा, जूल पर केजी केल्विन में। अब देखिए यहाँ अगर C2 की बात की जाए तो इसका C2 का होगा 24। अगर 24 है, इसका तो सेम वैल्यू होगी, तो सिर्फ इसमें चेंजिंग होगी अपॉन 24। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 346.7। कितनी आएगी, 346.7 6.4। अब आगे देखिए N2 के लिए अगर हम बताएं तो N2 के लिए होगा क्या हमारा 28 मॉलिक्यूलर वेट्स। सबसे पहले मैं सबका मॉलिक्यूलर वेट लिख लेता हूँ। देखिए यहाँ O2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा 32। यहाँ अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात की जाए CO2 का, इसका मैंने बताया 44, अब तक याद हो गया होगा आपको, और H2O का 18, और NH3 का, यहाँ NH3 का कितना होगा 17, मैंने निकाल के बताया था। CH4 का हमारा 16 और एयर का 29। अब देखिए और इसकी वैल्यू सेम होगी, ये तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, ये कभी बदलेगा नहीं इसकी वैल्यू। अब बदलेगा क्या, हमारा R बदलेगा मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से। तो 14/28, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू आया है 296.9। अगर इसके लिए देखें O2 के लिए तो 8314/32, तो इसकी वैल्यू आई है हमारा 259.8। तो इस तरह से सारे का निकाल लेंगे आप लोग। जैसे हमारा ये CO2 है तो 8314/44, तो इसकी हमारी वैल्यू आएगी करीब 188.9। अगर इसका देखें H2O का तो 8314/18, तो कितना आई वैल्यू हमारा 461.8। आप लोग कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लीजिएगा, मैं लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट।
अगर इसका हम लोग निकालें तो कितना आया 17, तो इसकी वैल्यू आएगी हमारी 489। अगर CH4 के लिए देखें तो 8314/16, तो इसकी वैल्यू करीब आएगी 519.6। एयर के लिए देखा जाए तो 4/29 = 287। तो एयर की याद रखेंगे 287, आर की वैल्यू कितनी होगी 287। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम अपने अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं जो कि होगा हमारा अवोगाद्रो लॉ, और उसके बाद पढ़ेंगे हम वैन डर वाल इक्वेशन, और उसके बाद हमारा ये लेक्चर यहाँ समाप्त हो जाएगा। चलिए अगला टॉपिक है हमारा अवोगाद्रो लॉ। चलिए देखिए, पहले अवोगाद्रो ने 2 लॉ दिए थे, ये भी हमारे जो गैस आइडियल गैस इक्वेशन है उसी पे बेस्ड है। अवोगाद्रो ने पहले लॉ में क्या बताया था, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल गैसेज, कह सकते हैं रेशियो ऑफ वॉल्यूम टू द नंबर ऑफ मोल्स, मतलब वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल का अगर रेशियो देखा जाए वो क्या होगा, हमेशा क्या होगा, सभी गैसेज के लिए कांस्टेंट होगा अगर उसमें टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाए। इन्होंने क्या बताया कि अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट और प्रेशर को कांस्टेंट अगर रखा जाए तो जो हमारा क्या बोलते हैं वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स के जो रेशियो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। देख लीजिए जैसे PV = nRT, ये इक्वेशन हुआ करती थी। इन्होंने क्या बताया था, वॉल्यूम अपॉन नंबर ऑफ मोल्स PV/N, इसका रेशियो जो होगा क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। किससे, कैसे, देखिए R जो है हमारी कांस्टेंट वैल्यू है, T और ये P। अब हमने टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया है, तो R कांस्टेंट पहले से है, तो मतलब N/V हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट। तो ये हमारा अवोगाद्रो का फर्स्ट लॉ था। अब आते हैं सेकंड लॉ पे अवोगाद्रो के। अवोगाद्रो ने, या इसको अगर हम देखें तो V/N मान लीजिए हाइड्रोजन गैस के लिए बराबर होगा V/N एयर के लिए बराबर होगा V/N CO2 के लिए बराबर होगा, मतलब V/N सबके लिए बराबर होगा। किसी भी गैस के लिए हमारा जो V/N क्या होगा, बराबर होगा, या कह सकते हैं V/N फॉर N2, मतलब सभी गैसों के लिए हमारा V/N का जो रेशियो है इक्वल होगा अगर हम टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट कर दें। अब देखते हैं सेकेंड लॉ में इन्होंने क्या बताया था। इन्होंने बताया एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, अगर समान टेम्परेचर प्रेशर पे रखा जाए गैसों को तो वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेज विल रिमेन सेम, मतलब इनकी जो वॉल्यूम होगी वो क्या होगी, सेम होगी इफ़ नंबर ऑफ मोल्स विल बी टेकन सेम फॉर ऑल गैसेज। इन्होंने क्या बताया कि अगर सभी गैसों का नंबर ऑफ मोल समान लिया जाए, एक समान लिया जाए, जैसे एक गैस का लिया हमने 1 मोल, तो सभी गैसों का हमने 1 मोल ही लिया और क्या किया, टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया, तो उस समय क्या होगा, जो हमारा वॉल्यूम होगा सबका कांस्टेंट हो जाएगा। तो इन्होंने बताया कि अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट करें, प्रेशर को कांस्टेंट करें और नंबर ऑफ मोल्स भी सेम ले लें या कांस्टेंट रख लें, तो सभी गैसेस के लिए जो हमारा वॉल्यूम होगा, कह सकते हैं V आएगा RT/P, तो ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, तो मतलब V कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि अवोगाद्रो ने सेकेंड लॉ में क्या बताया था। तो मतलब इसको लिख सकते हैं कि V अगर H2 के लिए देखें तो बराबर होगा VO2 के लिए देखें तो बराबर होगा VN2 के लिए देखें तो भी बराबर होगा V एयर के लिए देखें तो बराबर होगा। तो ये हमारा अवोगाद्रो का सेकेंड लॉ था और ये फर्स्ट लॉ था। तो चलिए अगले हम टॉपिक पे बढ़ते हैं जो है जिसका नाम है वैन डर वाल इक्वेशन। आप इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं अगले टॉपिक पे बढ़ता हूँ। चलिए आइए देखते हैं वैन डर वाल इक्वेशन क्या होता है।
अब देखिए वंडर वाल ने जो इक्वेशन दिया था वो रियल गैस के लिए दिया था। जो वंडर वाल का इक्वेशन है वो रियल गैस के लिए वैलिड होता है, मतलब वास्तविक गैस के लिए। अभी तक जो हमने इक्वेशन पढ़ा वो आइडियल गैस के लिए था, जो कि मतलब अर्थ पे पॉसिबल नहीं है, वो आइडियल गैस होती नहीं है कुछ। तो अब हम पढ़ेंगे रियल गैस के लिए जो हमारे वंडर वाल थे, इसी आइडियल गैस इक्वेशन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया और वो रियल गैस का इक्वेशन हो गया था। अब देखेंगे तो यहाँ अगर मॉलिक्यूल, इसमें क्या होगा, रियल गैस में जो मॉलिक्यूल होंगे इनफाइनेटली स्मॉल नहीं होंगे। आइडियल गैस में क्या होता था, मॉलिक्यूल जो होते थे इनफाइनेटली स्मॉल होते थे, लेकिन रियल गैस में ऐसा नहीं होगा। अब इसमें मॉलिक्यूल्स का साइज भी हम कंसीडर करेंगे। अब मॉलिक्यूल्स का अगर साइज कंसीडर करेंगे तो जो टोटल वॉल्यूम था उसमें से कुछ डिक्रीज हो जाएगा। तो देखिए टोटल वॉल्यूम में से हमने कुछ डिक्रीज किया हुआ है। और जैसे हम मान लेते हैं कि अगर मॉलिक्यूल का साइज हम कंसीडर कर रहे हैं, तो जो टोटल वॉल्यूम अगर डिक्रीज हो जाएगा तो जो मोशन के लिए जो टोटल वॉल्यूम बच रहा था वो भी कुछ डिक्रीज हो जाएगा। अगर मोशन के लिए जो मॉलिक्यूल उसका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा प्रेशर जो होगा स्लाइटली बढ़ जाएगा, तो वो हमारा इसी में प्रेशर में कुछ स्लाइटली इंक्रीमेंट दिखा दिया गया है। अब इसी को हम जो क्या बोल सकते हैं, कुछ ना कुछ आइडियल प्रेशर से हमारा जो प्रेशर बढ़ गया वो इसमें हमने वंडर वाल ने दिखाया है। और ए बी इसमें क्या है, हमारा कांस्टेंट है। चलिए ए बी का हम कुछ इसका डायमेंशन निकाल के दिखा देते हैं, क्योंकि पूछा जाता है एग्जाम में। अच्छा देखिए, अगर ये कोई क्वांटिटी हम दो जोड़े हैं, दो फिजिकल क्वांटिटीज़ को जोड़े हैं, तो कहीं ना कहीं दोनों फिजिकल क्वांटिटी सेम होंगी तभी हम जोड़ सकते हैं। जैसे देखिए, मतलब हम इसका कहने का मतलब क्या है मेरा, कि जो प्रेशर है वो A/V² के बराबर है। ये P जो है इसके बराबर होगा, डायमेंशनली ये बराबर होंगे दोनों। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो A = आ गया PV²। तो अगर A का डायमेंशन निकालें यहाँ से, P का क्या होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और V का वॉल्यूम का क्यूब मतलब 6। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो बचेगा कितना, 4। और अगर हम A का निकालें तो mLT−2, और यहाँ से अगर हम L⁴ देखें तो यहाँ A का हमारा क्या आ गया, mL5T−2। तो यहाँ से A का हमारा डायमेंशन मिल गया। चलिए A का मिल गया, हम आगे B का निकाल के दिखाते हैं। अब जैसे यहाँ A का मिला, अब देखते हैं B का। तो B किसके बराबर होगा, V के। तो जो V का डायमेंशन होगा वही B का हो जाएगा। तो B का क्या हो जाएगा, मीटर⁴। तो यहाँ से हमारा A और B का डायमेंशन भी निकाल लिए। मैंने क्या बताया, वंडर वाल इक्वेशन जो है हमारा रियल गैस के लिए वैलिड है। और इसमें क्या होता है, रियल गैस में जो हमारा मॉलिक्यूल्स का साइज होगा इनफाइनेटली स्मॉल नहीं होगा। इनफाइनेटली स्मॉल नहीं होगा तो जो टोटल वॉल्यूम होगा वो भी कुछ डिक्रीज हो जाएगा, जो कि क्या करेगा, जो मॉलिक्यूलर मोशन के लिए जो वॉल्यूम था उसमें कुछ डिक्रीमेंट हो जाएगा। तो उसके वजह से उसमें स्लाइटली प्रेशर हाई हो जाएगा। तो मैं इसी में वंडर वाल ने क्या किया, सिर्फ इक्वेशन में चेंज कर दिया, प्रेशर में स्लाइटली इंक्रीमेंट कर दिया और वॉल्यूम डिक्रीज कर दिया, और इसी को बता दिया क्या, ये रियल गैस का इक्वेशन है। इसमें A और B क्या है, हमारा कांस्टेंट है। अब इसमें देखेंगे हम लोग, तो इस इक्वेशन में जो हमारा कंट्रोलिंग पैरामीटर मेनली होगा वॉल्यूम और टेम्परेचर होगा। और ये इक्वेशन जो है सभी रेंज ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर के लिए वैलिड होगा। और हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे जो हमारा रियल गैस होता है आइडियल गैस की तरह बिहेव करता है। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। तो ये हमारा था वंडर वाल इक्वेशन। अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। एक छोटा सा टॉपिक है जो हमारा प्रेशर और टेम्परेचर स्टैंडर्ड है, उसके आधार पे हम कैटेगराइज किए गए हैं, तो उसे हम जान लेते हैं। चलिए मैं इसे मिटा दे रहा हूँ और आगे के टॉपिक पे बढ़ता हूँ। चलिए इस लेक्चर का हमारा आज का आखिरी टॉपिक है, देखते हैं क्या होता है। ये प्रेशर टेम्परेचर स्टैंडर्ड्स को जान लेते हैं। देखिए पहला होता है इसमें STP, इसका फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर।
अब देखिए इसमें क्या हम लेते हैं, जब भी STP लिखा रहा है कहीं या STP की बात हो तो क्या करेंगे, प्रेशर हम 1 atm लेंगे या 1.01325 बार लेंगे और टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन लेंगे। ये जो वैल्यू है ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम होती है। STP की वैल्यूज़ जो होंगी वो हमेशा पूरी दुनिया में सेम होंगी। अब आते हैं अगला हमारा है NTP, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब ये जो नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर है, प्रेशर तो हम लोग 1 atm ही लेंगे, पर जो टेम्परेचर होगा जगह के अनुसार बदलता रहेगा। जैसे टेम्परेचर इंडिया में हमारा 25 डिग्री सेल्सियस लेंगे, 25 डिग्री सेल्सियस, और यूरोप में 20 डिग्री सेल्सियस, और इंग्लैंड या UK में, यूनाइटेड किंगडम में 15 डिग्री सेल्सियस। अगर ओवरऑल की बात की जाए तो 20 डिग्री सेल्सियस लेते हैं। अब हम आते हैं SATP पे। तीसरा हमारा स्टैंडर्ड है SATP, स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब जो इस तरह का जो हमारा स्टैंडर्ड है वो किसी एक्सपेरिमेंट के दौरान लेते हैं, तो वहाँ टेम्परेचर तो हम 1 atm ही लेते हैं, पर जो टेम्परेचर है वहाँ के सराउंडिंग के अकॉर्डिंग लेते हैं। वहाँ जिस तरह जितना सराउंडिंग का टेम्परेचर होगा वो हम ले लेते हैं। तो ये हमारे 3 जो थे प्रेशर टेम्परेचर स्टैंडर्ड्स थे। चलिए आज का हमारा लेक्चर यहीं समाप्त हुआ। धन्यवाद।